ये विडंबना है इस राष्ट्र की, और किसके कारण है? उन लोगों के कारण, उस व्यवस्था के कारण, उस सरकार के कारण जिसको राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी दी थी सकारात्मक भाव और राष्ट्र भाव की जनता ने। लेकिन हो क्या रहा है, यूजीसी जैसे नकारात्मक विषय पर एक बड़ी जनसंख्या देश की वो आशंकित है, उस पर ऊर्जा जा रही है, उस पर समय जा रहा है। लेकिन अब आप लेकर के आ गए हो तो बहुत जरूरी है, एक संकट है, संकट है, ये आपके ऊपर प्रहार है बहुत बड़ा। और ये प्रहार अनारक्षित वर्ग पे नहीं है केवल, ये इस राष्ट्र के ऊपर प्रभाव है। राष्ट्र के यूजीसी जैसे एट्रोसिटी एक्ट ने बर्बाद कर दी भारत की सामाजिक व्यवस्था, जैसे आरक्षण ने बर्बाद कर दी, यूजीसी उसका एक अगला चरण है जातिगत तुष्टीकरण का। पूरी तरीके से यह राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको आज समझना बहुत जरूरी है। आप लड़ेंगे कैसे? सबसे पहला चरण देखिए, बड़ी लड़ाई आने वाली है। हालांकि कल 15 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर तारीख लगी हुई है, तो इसलिए भी आज मैं इस विषय को लेना चाह रहा हूं कि जिन सरकारों ने और जिन व्यवस्था ने इसको थोप दिया आपके ऊपर, वो तो नहीं समझेंगे। शायद डिटेल में बात यदि चली गई इन लोगों के सामने जो कानून के जानकार हैं, जो आगे चल के यूजीसी जैसे मुद्दे पर निर्णय देंगे, ऐसे लोगों को ये विषय अगर अपन समझा दें तो फिर वो शायद इसलिए। और आप सब लोग भी देखिए, मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि ये दौर है, ये समय है चरणबद्ध तैयारी करने का। मानस जागृत करना पड़ेगा, पूरे देश को समझाना पड़ेगा। अभी ये सामाजिक संगठन, राजपूत महापंचायत, करणी सेना और क्षत्रिय महासभा, महाराणा सेना, ऐसे और भी सवर्णों के जो संगठन हैं, अभी संगठन लड़ रहे हैं इसको, संगठन। लेकिन ये मुद्दा संगठनों से ऊपर है। संगठनों को केवल क्या करना है? संगठनों को केवल समन्वय करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, बस। आंदोलन किसको खड़ा करना है? अगली पीढ़ी को, जो अभी कॉलेजों में है, अभी विश्वविद्यालयों में है, उसको झेलना है। ये दुष्परिणाम आपको आने हैं इसके। तो अपन को क्या करना है? अपन को केवल जागृत करना है। यूजीसी बिल को समझेंगे, यूजीसी का ड्राफ्ट समझेंगे, ठीक, उसमें कहाँ कमियां हैं एक बार कोशिश करेंगे कि सरकारें ही समझ के उसको सुधार लें। नहीं तो अपन गलत को गलत बोलने लायक तो रहें। जब यूथ निकलेगा तो पूरी जानकारी, पूरे ज्ञान के साथ निकलेगा ना। पहले वो अपने कॉलेज कैंपसों में वाद विवाद करेगा, उसके बाद वो सड़कों पे निकलेगा, मैदानों में निकलेगा ना, उसकी तैयारी करना पड़ेगी। हालांकि कल की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पे नज़र है तो मोहर सिंह सिकरवार जी हैं बढ़िया, क्योंकि इन विषयों को लेकर के चलते हैं, इनका कैंपस का बड़ा एक्सपोजर है, आईआईटी रुड़की से का इनका एक्सपोजर है, वहाँ से इनकी शिक्षा है। तो इनको लेते हैं कि ये छात्रों को कैंपस के छात्रों को ये जागृत करें, हम सब लोग मिल करके। तो आज समझेंगे अपन यूजीसी जो गाइडलाइंस आई हैं उसको समझने की कोशिश। ठीक है। क्या एक्चुअली क्या है कि मेरा मानना यह है कि जब भी तुष्टीकरण किसी सरकार ने फॉलो किया है, तुष्टीकरण चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो। कुछ राज्य हैं जो भाषा के आधार पर भी तुष्टीकरण करते हैं, और कुछ लोग हैं जो धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जाति के आधार पर तुष्टीकरण तो किसी भी जगह, रेशियल आधार पे, किसी भी आधार, कोई भी डेमोग्राफिकली तुष्टीकरण अगर हो रहा है, अपीजमेंट in any form, whether it is a racial form or linguistic form or the religious form or the caste based form, किसी भी तरीके का आज की डेट में स्वीकार्य नहीं है। कैसे है? पूरी की पूरी पीढ़ी जो है उसमें आपस में खटास डाल दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना हुक्म, राष्ट्रवाद की बातें होती है और हम बातें कर रहे हैं कि हम सब राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन आप राष्ट्र के लिए अच्छा करने की पार्टी बनते हो, आप बोलते हो हम राष्ट्रवाद की पार्टी हैं, है ना, एक वैचारिक संगठन है जो बोलता है चुनाव अपन उनको जो है
अब सिखाने की स्थिति में नहीं है। वो स्पष्ट हो गया, उनका पिक्चर बिल्कुल साफ है, उनका चेहरा बिल्कुल साफ साफ अब दिखाई दे रहा है तुष्टीकरण जो कर रहा है वो राष्ट्रवाद के हित में हो ही नहीं सकता। वो राष्ट्रवाद नहीं है, वहाँ सीधे सीधे राजनीतिक मुद्दा है, वोट पकड़ने का मुद्दा है, आपस में अंग्रेजों की तरह आपस में भारतीय समाज को लड़ाने का काम है, पॉपुलिज्म की तरफ बढ़ रही है सरकार, केवल पॉपुलिज्म की तरफ बढ़ रही है अप्रोच है। अपन यूजीसी का बिल देखते हैं, उसमें क्या अध्ययन है। हाँ, यूजीसी के बिल के बारे में बात करते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जी, तो ये यूजीसी का नोटिफिकेशन है जी। ये नोटिफिकेशन पूरा प्रॉपर जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन वेबसाइट से निकला है वही है ये। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। तो इसने बोला है कि हम लोग जो है इक्विटी को प्रमोट कर रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मतलब जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर, हाँ, ये जो है कॉलेजेस में हम एक तरीके से प्रमोशन ऑफ इक्विटी कर रहे हैं कि सब लोग जो है समानता का व्यवहार रहे और सब एक दूसरे को समान तरीके से ट्रीट करें। ठीक है, अब ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं वो समझते हैं कि ये कानून की भावना क्या है। हुक्म क्या होता है ना कि कानून जब बनते हैं ना तो कानून की भावना का बहुत ध्यान रखा जाता है। जजमेंट जो आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं, तो वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं उस समय के समाज के आधार पर। हो सकता है कानून 1947 का हो, बहुत पुराना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा आज के समाज के हिसाब से। तो हम बात कर रहे हैं ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने एक पॉइंट दिया है। इसका जो डेफिनेशन है, यूजीसी की जो डेफिनेशंस हैं, इस कॉलम में जब अपन आएंगे तो सी नंबर का जो पॉइंट है उस पे आएंगे। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस discrimination only on the basis of the caste or tribe against the members of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। ये सबसे बड़ी ब्लंडर है भारत में। जो आज जो नियम कानून, ऐसा बनना संभव है क्या? क्या आज दुनिया में कहीं भी संभव है कि उन्होंने कह दिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC, ST एंड OBC, दैट्स ऑल। क्या इसको डिस्क्रिमिनेशन, क्या इतना लिमिटेड होना चाहिए कॉलेज कैंपस में? डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरीज अगर देखें हमारे यहाँ पे तो 4 कैटेगरी बनती है, जनरल, OBC, ST और SC। 4 कैटेगरी, जनरल, ST, SC और OBC। 4 में से 3 लिखे हुए हैं, क्यों जनरल कैटेगरी नहीं लिखा है ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मीन्स बड़ा स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि इसमें न्याय की भावना, हाँ, है ना, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लियर कट वोट जीतने के लिए पॉपुलिस्ट अप्रोच जो है अपनाई है सरकार ने, और इसका और कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए, इसकी समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं। जब इन्होंने कह दिया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में केवल SC, ST और OBC ही आएगा, तो जनरल का छात्र, ठीक, अनारक्षित वर्ग का छात्र, कोई भी वैश्य समाज का, गुप्ता, अग्रवाल, गर्ग, सिंघल, बंसल, ब्राह्मण हो सकते हैं, ठीक, इसके बाद त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चौबे, यही सरनेम के लोग, चौहान, तोमर, राजपूत हो सकते हैं, परमार, इस सरनेम के लोग, ठीक, इस सरनेम के लोगों के विरुद्ध यदि कॉलेज कैंपस में कुछ भी किया गया तो आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी, दर्ज ही नहीं होगी। मतलब जैसे कि एक कॉलेज में क्रिकेट की टीम बनाई जा रही है, और क्रिकेट की टीम में जो कोच है वो कोच मन में ये चाहता है कि यार मुझे जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं रखना है, मुझे बनिया नहीं रखना है, मुझे ब्राह्मण नहीं रखना है, और मुझे राजपूत नहीं रखना है। ठीक है, एक तो होता वो मन में रखता और टीम ऐसी बना देता क्रिकेट की छांट छांट करके, उसमें नहीं रख लेता किसी को। चलो कोई बात नहीं, मन में रखा, ओपनली नहीं किया। लेकिन अब ये करके सरकार ने उनको ये ताकत दे दी है कि वो कोच ओपनली सीना ठोक कर बोलेगा कि भैया मैं ब्राह्मण को नहीं रखूंगा, मैं ठाकुर को नहीं रखूंगा, मैं गुप्ता को नहीं रखूंगा, तुमको जो करना है कर लो, मेरी क्रिकेट की टीम मैं बना रहा हूं, ST, SC, OBC रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। इसने सीना ठोक करके उस आदमी ने बोला। लोगों ने, बच्चों ने वीडियो बना ली, बच्चों ने वीडियो बना करके जो है कंप्लेन करी। तो कंप्लेन जहां लेके गए कॉलेज के पास में, तो कॉलेज बोलता है कि नहीं, ये कंप्लेन दर्ज नहीं हो सकती। क्यों? सामने वाला बोला अरे उसने कास्ट के बेसिस पर कोच ने हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो कॉलेज क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यूजीसी इसको एंटरटेन नहीं करता। यूजीसी तभी उसको एंटरटेन करेगा जब डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत केवल OBC, ST और SC की तरफ से आएगी। है ना? अब आप बताइए, इससे समाज को कितना अच्छे तरह से विभाजित किया जा रहा है, वो भी कॉलेज के लेवल से। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। फर्ज कीजिए कि कॉलेज में ये
प्लेसमेंट सेल है ना, हाँ हाँ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें अपने मेरिटोरियस छात्रों की लिस्ट दे दीजिए, 4 छात्र दे दीजिए जो हम इनको इंटर्नशिप पे लेंगे, इंटर्नशिप पे लेंगे या फिर हम बड़े प्लेसमेंट पे ले जाएंगे, कैंपस कर ले जाएंगे, हमको 15 लोगों की लिस्ट दीजिए। अब वो जो प्लेसमेंट सेल का जो प्रोफेसर है, जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, वो यदि ये कहता है कि हम एसटी, एससी और ओबीसी के छात्रों को ही प्लेसमेंट की लिस्ट में देंगे, बस, ठीक, और स्पष्टतः बोल देता है, खुल करके बोल रहा है, खुल के बोल देता है, और उसका वीडियो भी बन जाता है, उसके सबूत भी हो जाते हैं। वो बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो आई है ना, माइक्रोसॉफ्ट आई है, गूगल आई है, ठीक, ये हमसे मांग रहे हैं छात्रों के नाम, जो मेरिटोरियस, जो टॉपर मेरिट लिस्ट से ऊपर से देना, हम मेरिट से नहीं देंगे, हम तो इनको एससी, एसटी, ओबीसी के ही छात्रों के नाम देंगे, हमने अपने हिसाब से नॉमिनेट कर दिए, तुम्हें जो करना हो वो कर लो, हम तो नहीं देंगे ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छात्र जो भी होंगे, इनके नाम हम नहीं देंगे, तुम्हें जो करना हो वो कर लो। यदि वो इतना स्पष्ट बोल रहा है, ठीक, कॉलेज का प्रोफेसर यदि इतना स्पष्ट बोल रहा है और उसकी शिकायत लेकर के अगर मैनेजमेंट के पास छात्र पहुंचते हैं, ठीक, तो क्या ये शिकायत भी यूजीसी में नहीं ना, तो ये यूजीसी में दर्ज हो सकती है कॉलेज में, और ना ही आप एफआईआर करा सकते हो पुलिस के पास जाकर के। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में जाके क्या बोलोगे कि मेरे कॉलेज ने इस तरह का एक जो है लिस्ट भेजी है और मेरा नाम नहीं डाला है क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, और ये देखो वीडियो, इसमें जो है प्रोफेसर ऐसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा जनरल कैटेगरी के लोगों को, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट का एक बिल है, बिल उस प्रोफेसर को सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो पुलिस थाना है या जो कोर्ट में भी यदि वो प्राइवेट इस्तिगासा लगाने जाए छात्र, तो वहां भी वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि संसद ने जो अभी कानून पास किया है, जो बिल पास किया है, उसकी भावना देखी जाएगी ना, कि इसकी भावना सामान्य अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध है, तो ये तो वो उसको प्रेसिडेंस मान करके ही आगे कोई भी एजेंसी काम करेगी, और यूजीसी में तो ये शामिल नहीं होगा। तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। अगर इसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो कॉलेज का फैकल्टी है, ये एक शब्द है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये 3 पॉइंट का ई पॉइंट है, 3rd पॉइंट का ई पॉइंट है। हाँ, ये क्या है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं, मैंने ये इन्होंने लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन मींस एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट ऑफ एनी सच स्टेक होल्डर वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक होता है कि हमने किसी को कुछ बोला है ना, और क्लियरली बोला, कास्ट के बेसिस पर मैंने किसी को जो है गलत बोला, तो उसने मेरी कंप्लेंट करा दी, ये तो सही है, क्योंकि मैंने बोला है तो उसने कंप्लेंट कराई। लेकिन इम्प्लिसिट लिखने से यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, मैंने कुछ बोला भी नहीं है, सामने वाला ऐसा बोल देगा वहां जाकर के कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये आदमी मुझे कास्ट के बेसिस पर जज कर रहा है, कास्ट के बेसिस पर मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा मुझे फील होता है, कोई उसका फैक्ट नहीं है। इम्प्लिसिट, ये जो वर्ड आया है इम्प्लिसिट, इसका मतलब क्या है? उसको कोई तथ्य देने की जरूरत प्राइमा फेसी कुछ देना नहीं है, कोई इंस्टांस बताने की जरूरत नहीं है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने ये बोला, इसने ये किया, नहीं। एफआईआर भी जब हम कराने जाते हैं हुकुम, तो एफआईआर में घटना का विवरण होता है, प्रॉपर घटना का विवरण होता है, कितनी तारीख को, कितनी बजे, कहां पर, प्लेस, और क्या क्या एक्ट थे, है ना, क्या किया सामने वाले ने। इम्प्लिसिट वर्ड है, ये उनको अलाउ कर रहा है यदि किसी को किसी की भावना है। हाँ। यदि किसी छात्र ने ये बोल दिया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जातिगत आधार पर मुझसे द्वेष रखता है, मुझे ये महसूस हुआ कि इसने क्लास में मुझे जातिगत आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश की, या पिछले 3-4 महीने से मैं इस छात्र को, इस प्रोफेसर को, इस लेक्चरर को देख रहा हूं, ये जातिगत आधार पर मुझे इन्फीरियर बना रहा है या इन्फीरियरिटी से महसूस कराता है। ठीक, तो यदि उसको कोई भी एग्जाम्पल नहीं कोट करना, कोई घटना नहीं बतानी है,
उसको कोई बैठा नहीं बतानी है उसको, और उनके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है, तय है। क्योंकि कानून की भाषा में एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। जी, अब ये इक्विटी वर्ड है। अच्छा हुक्म, ये जो अपना था डिस्क्रिमिनेशन वाला, उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं होगा, जो कॉलेज में स्टाफ है, उनके जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज हैं, ऐसा हो सकता है कल को डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर बनाना है। आपको पता है डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, ये 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है डायरेक्ट कॉलेजेस के अंदर। अब डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के सिलेक्शन में जो है कॉलेज ने एक पार्शलिटी की और कॉलेज ने जानबूझ करके जनरल कैटेगरी वाले प्रोफेसर को हटा दिया, या फैकल्टी रिक्रूटमेंट में उन्होंने पार्शियलिटी करी, या पीएचडी के वाइवा थीसिस में उन्होंने पार्शियलिटी करी। कहीं पर भी प्रोफेसर्स के साथ में पार्शियलिटी हो रही है, सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट में, बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ, जनरल कैटेगरी वालों के साथ अगर ये हो रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। ये जनरल कैटेगरी का वर्ड ना होना बहुत ही बड़ी मतलब साजिश है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है आज से 15 साल 20 साल बाद पता चले, और हो सकता है 50 साल बाद वो शायद करेक्शन आए। आप तो यह समझ लीजिए, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता देते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति सऊदी अरब जाता है ना, तो वहाँ उसको कैसा व्यवहार करना होता है, ठीक, उसको कैसा व्यवहार करना होता है। वहाँ जो शरिया लागू है, या वहाँ मुसलमानों के लिए विशेष परिस्थितियाँ हैं, शरिया कानून वहाँ लागू है, ठीक। आप केवल वहाँ रह रहे हो, लेकिन आपके खुद के कोई भी मौलिक अधिकार वहाँ पे नहीं है, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार वहाँ नहीं है, ठीक। वही स्थिति अनारक्षित वर्ग के, सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, स्टाफ के साथ आगे चल के भारत के महाविद्यालयों में, भारत के विश्वविद्यालयों में वही स्थिति होने वाली है जो किसी भी भारतीय की दूसरे देश में होती है, दूसरे देश में होती है। अपने देश में उसके सारे मौलिक अधिकार और नागरिक अधिकार दूसरे देश में सस्पेंड हो जाते हैं ना, ठीक, सस्पेंड हो जाते हैं, और इस्लामी देशों में खासकर हो जाते हैं। तो आपके कैंपस में आपके विरुद्ध यूजीसी जो है वो शरिया है, वास्तव में शरिया कानून लागू हो गया है सामान्य और अनारक्षित वर्ग के छात्रों के विरुद्ध। आप अपने ही देश में पराये बनकर रह गए हो। हाँ, पराये बन के रह अपने ही देश के अंदर। ये है कहानी। बहुत खतरनाक स्थिति, बहुत खतरनाक स्थिति है जी। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, देखिए बड़ी स्पष्ट बात यह है कि ये जो कैंपस में छात्रों के बीच में असमानता या दुर्व्यवहार किन किन आधार पे होता है, इसमें इन्होंने मान लिया है केवल जातिगत आधार पर। सही यही मान लिया इन्होंने कि केवल जातिगत आधार पर ही होता है। ऐसा नहीं है, इनको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी छात्र के विरुद्ध अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। कईयों बार उसकी गरीबी होती है, गरीब तो हिंदुस्तान में कोई भी हो सकता है। कईयों बार स्थानीय लोग की दबंगी होती है, कोई बाहर से आया हुआ है उसका शोषण का शिकार का होना पड़ता है। कईयों बार भारत में लिंग्विस्टिक आधार पे, लैंग्वेज के आधार पर भी शोषण का शिकार होता है कैंपस में। कईयों बार रेशियल आधार पर भी होता है। नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। भाषाई आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ महाराष्ट्र में होता है, हिंदी भाषी छात्रों के साथ दक्षिण में होता है, दक्षिण के छात्रों के साथ यहाँ होता है। इसमें एक अब इसमें करना ये चाहिए कि ये जहां जितने भी संभावित क्षेत्र हैं जहां छात्रों के साथ ये असमानता या दुर्व्यवहार हो रहा है के आधार पर दुर्व्यवहार हो रहा है, उन सबको इस यूजीसी को एड्रेस करना चाहिए था, सबको शामिल करना चाहिए था। तभी इसका जो नाम है इक्विटी, वो तभी नाम सेटिस्फाई होगा, जस्टिफाइड होगा नाम। अभी इक्विटी वाला जैसा भाव क्या है, ये तो आप विशेषाधिकार दे रहे हो। आप 3 लोगों को विशेषाधिकार दे रहे हो। भाषाई आधार पर क्या नहीं होता? क्या नॉर्थ ईस्ट के छात्र परेशान नहीं होते कैंपसों में? होते हैं ना। तो आपने इसको क्यों यूजीसी में शामिल नहीं किया? अच्छा, नॉर्थ के कॉलेजेस में साउथ के बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आती है, साउथ के कॉलेजेस में नॉर्थ के बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। आपको तो सबको एड्रेस करना है, सबको। कानून तो सबको शेल्टर प्रदान करेगा ना, कि उन पे ही करेगा जो आपका वोट बैंक बनाने आपने उद्देश्य बना लिया कि ये अपना नया वोट बैंक बनाना है, ठीक।
अंग्रेजों को जो पीछे हमारा छोड़ दिया। जो हमारा प्रेम्बल जी। है उसमें हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ भारत। तो हमें तो नहीं लगता कि हम ऐसा बनाएंगे। हाँ, तो इसके हम बाद भारत के लोग देखिए, एक चीज और आज के दिन मैं स्पष्ट कर दूं, भारत में संविधान बड़ा नहीं है। संविधान भारत में सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? लोग। हाँ, लोग सबसे बड़ा है इस देश में। यदि संविधान सबसे बड़ा होता तो फिर वो तो अपरिवर्तनीय होता ना। हाँ। उसमें संशोधन अलाउड ही नहीं होते। अच्छा, संविधान की जो अगर उसमें संशोधन अलाउड है तो संशोधन कौन करेगा? लोग करेंगे, समाज लोग। की परिस्थिति के हिसाब से। तो उसको, उस पुस्तक को, उन नियमावली को किसने अंगीकार किया? किसने बोला कि समय समय पर हम इसमें बदलाव करेंगे? क्या संविधान बदलाव करेगा? नहीं, हम भारत के लोग, हमने वो नियमावली अपनाई और हम ही लोग उसमें संशोधन समय समय पर करते हैं। रहेंगे। तो बड़ा कौन? बड़ा सरकार नहीं, भारत की जनता बड़ी है। बड़े हम भारत के लोग। तो ये तो हमारे विरुद्ध है। विरुद्ध है। तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट को तुरंत के तुरंत निरस्त कर देना चाहिए, निरस्त। और एक बड़ा मैसेज जाएगा कि ये जो अपीजमेंट है, हाँ, ये तुष्टिकरण नहीं चलेगा। तुष्टिकरण नहीं चलेगा, चलेगा, किसी भी फूट तरह। डालो शासन करो की नीति नहीं चलेगी। ये चुनावी षड्यंत्र जो है ये समाज को नहीं बांट पाएंगे। ये अब बॉल जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और वो इतना बढ़िया मैसेज दे सकते हैं जो भारत को वास्तव में मजबूत करेगा आने वाले समय में। ये और बताइए, द कमेटी 7th पॉइंट है, द कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन। इसमें हुक्म क्या है कि सब चीजें लिखी हुई है लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी नहीं लिखा है। देखा जाए तो जो कमेटी बनने वाली है, जो कमेटी कॉलेज की इंश्योर करेगी कि वहां पर कॉलेज में किसी तरह का भेदभाव का वातावरण नहीं है, उस कमेटी में जनरल कैटेगरी का मेंबर भी होना चाहिए। इस कमेटी में एक नॉर्थ का, एक साउथ का, एक नॉर्थ ईस्ट का भी मेंबर होना चाहिए। इस कमेटी में एक हैदराबाद की लैंग्वेज, जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, अगर मान लेते हैं हमारे कॉलेज में तेलुगु बोलने वाले लोग हैं तो तेलुगु बोलने वाले लोगों का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी जो कमेटी बनाई गई बहुत सीमित कमेटी है। बड़ा स्पष्ट है कि आप तो अपना वोट, उन्होंने देखा कि आपको नया एक ओबीसी वोट बैंक बनाना है, उस ओबीसी वोट बैंक के लिए आपने ओबीसी को ऐड कर दिया, कमेटी का बना दी और बाकी सबको आपको अच्छे लग ही नहीं रहे, बाकी आपको भारतीय भी नहीं लग रहे। ठीक, आपको मालूम है कि ये तो मतलब हम आपको चाहिए ही नहीं, एक वर्ड भाव आपने डाल दिया उनको। भाई जब आपको कोई कमेटी बनानी है, उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन सबका दीजिए ना, सबका। अगर आपको लग रहा है कि ये अपने अपने लोगों की बात करेंगे, वैसे तो मेरिट पे हो, वैसे तो इस कमेटी में ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना ही नहीं चाहिए। कानून के ज्ञाता लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल आप तो स्टेट बार से ले लीजिए, बढ़िया 5-7 बड़े एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, रिटायर्ड जस्टिस जज वगैरह हो सकते हैं, या एक्सपीरियंस जो वकील हैं, वकील हो सकते बाहर हैं, से मांग लीजिए, उनकी कमेटी बना दीजिए। वो जो है न्याय के भाव के साथ है। अब इसमें न्याय का सिद्धांत तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। हाँ, इसमें हुक्म इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे ये सब जो लिखा है, एक वर्ड होता है डेमोग्राफी। तो अगर हमारे कॉलेज में जिस तरह की डेमोग्राफी है, जिस क्षेत्र के लोग हैं, जिस भाषा के लोग हैं, जिस धर्म के लोग हैं, जिस कास्ट के लोग हैं, तो ये सभी डेमोग्राफी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, जिससे कि कमेटी में सभी तरह के लोग वहां पर हों। हर भाषा का एक आदमी हो जो हमारे कॉलेज में हो। अच्छा, हमारे कॉलेज में कोई महाराष्ट्र से ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, आप मत रखो, या हमारे कॉलेज में साउथ के लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो मत रखो। लेकिन अगर आ रहे हैं बच्चे, वहाँ का स्टाफ आ रहा है, फैकल्टी आ रहा है, तो आपको उन भाषाओं के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो सारी डेमोग्राफी रिप्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा, इस कमेटी में सारे लोग कॉलेज के लिए हुए हैं इन्होंने। अच्छा, मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज में मैं कॉलेज का डायरेक्टर हूं। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने, एक प्रोफेसर ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी कि हमने भ्रष्टाचार किया। भाई, एक हमारे एलुमनाई ने या कहीं से हमें फंड मिला, हमने बिल्डिंग बनाई, उसमें हमने 10 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। एक प्रोफेसर ने वो भ्रष्टाचार उजागर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, कमेटी बना करके उसी प्रोफेसर का जो है सस्पेंड करवा दूंगा। तो कॉलेज जो है, विशल ब्लोअर जो होते हैं, कॉलेज के अंदर जो कमियां होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ जो बच्चे बोल रहे हैं, जो स्टाफ बोल रहा है, जो प्रोफेसर बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट
कॉलेज इसको एक हथियार बना सकता है। हाँ, हाँ। इसीलिए इस कमेटी में 50% मेंबर कॉलेज के बाहर के होने चाहिए और वो सारे लॉयर होने चाहिए। हाँ। क्योंकि जब वो लॉयर रहेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है, सबसे ये जो वर्ड दिया ना आपने, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये दुनिया में कहीं भी न्याय के सिद्धांत का आधार है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अब जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, इसका तो सबसे बड़ा उल्लंघन है। बहुत बड़ा उल्लंघन है इसमें इसको जब ये इसमें पहले अपन देख लेते हैं कि और भी ये है, देख से हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन आगे जो उन्होंने किया है वो ये भी पहले अपना- ये देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। एवरी HEI shall also constitute a smaller body to be known as equity squads with such representation as is considered necessary for maintaining vigil and preventing any discrimination on the campus. The HEI may constitute the equity squads in the required numbers and such squads will remain mobile and visit the vulnerable spot frequently। तो वो ये वही बात है जो आपने बोला कि वो जो कमेटी बनेगी, है ना, दिस इज HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो वो ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो कमेटी है वो कमेटी इक्विटी स्क्वाड्स बनाएगी और वो इक्विटी स्क्वाड्स के लोग कैंपस में घूमते रहेंगे और वहां पे घटनाएं देखेंगे और पकड़ करके वो घटनाओं की कंप्लेन करेंगे। जी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जैसे मान लेते हैं कहीं पे हमारे समाज में घटना होती है तो FIR दर्ज कराने के लिए कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाता है कि पुलिस जाकर के वहां जाती है, देखती है और वो खुद दर्ज करती है? हाँ। क्या पुलिस को अधिकार है कि खुद ही प्राइमा फेसी देख करके और वो FIR दर्ज कर ले? नहीं, सामान्यतः दोनों चीजें हैं। सामान्यतः यही होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर FIR दर्ज होती है। तो इसका और मतलब वैसे वो अगर- स्वतः संज्ञान लेकर के भी जीरो पे कायमी की जा सकती है। तो लेकिन स्वतः संज्ञान लेने के लिए कुछ बहुत बड़ी इवेंट होनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी के साथ कुछ पर्सनल मैटर हो रहा है और वहां पे पुलिस जा करके खुद ही स्वतः हाँ, संज्ञान ले रही है। इसमें ये भी कमी है कि वो जो कमेटी बनेगी वो कमेटी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकायत के जा सकती है और कंप्लेन दर्ज कर सकती है। ये दिक्कत आप है। ये कहना चाह रहे हो हाँ। कि बिना किसी शिकायत के वो जो कमेटी है वो आगे जाकर के किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर सकती है। यही दिक्कत है इसके अंदर। और- मतलब कि जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि एक विसल ब्लोअर है जिसने कॉलेज की कमी निकाली। हाँ। अब कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इक्विटी स्क्वाड को बोलेगा कि जाओ वहां पर जाओ, उसकी 12 बजा दो। और उसकी जो है कंप्लेन दर्ज करा दो। हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई उस आदमी ने कुछ किया ही नहीं है, ना उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कराई है। हाँ। कॉलेज खुद ही कंप्लेन दर्ज कर रहा है उसकी, हाँ, इक्विटी स्क्वाड कर रहा है। इक्विटी स्क्वाड के द्वारा। हाँ, वो भी यानी कि ये कर रहा है। ये तो गलत है ना। गलत ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो इतना बड़ा वायलेशन है इस पूरे उसमें। आपको बताऊं कि इसमें आगे होने क्या वाला है। इसमें यह होने वाला है कि कोई सामान्य छात्र, सामान्य वर्ग का छात्र यदि पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्लास को टॉप कर रहा है, हाँ। फाइनल ईयर में पहुंच गया है, हाँ। फाइनल सेमेस्टर है, ठीक, और जो क्लास में जो एवरेज छात्र हैं जो उससे चिढ़ते हैं और वो रिजर्व कोटे के हैं, SC ST OBC के हैं, ठीक, किसी भी मुद्दे पर जो मतलब जो मुद्दा बिल्कुल भी सामान्य, जो 3-4 साल छात्र एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी बातें होती हैं, है ना, या सामान्य जलन का मुद्दा है या ईगो टकराने का मुद्दा है, उसको लेकर के SC ST OBC वर्ग का कोई छात्र क्लास में टॉप करने वाले किसी छात्र या किसी छात्रा के विरुद्ध यदि शिकायत कर देता है तो क्या होगा? तो हो सकता है कि उसको कमेटी जो है तुरंत सस्पेंड कर दे और वो एग्जाम में ना बैठ पाए, या हो सकता है कि वो प्लेसमेंट में ना नहीं, बैठ हो पाए। सकता है या ऐसा होगा ही। ऐसा होगा ही बिल्कुल, अगर क्योंकि मेंबर भी ऐसे ही बनाए इन्होंने। नहीं, उसमें देखिए, उसमें बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि 24 से 48 घंटे 24 घंटे के अंदर यदि किसी SC ST OBC वर्ग के छात्र ने कोई भी शिकायत की, भारत में झूठी शिकायतें, झूठे मुकदमों का दौर चल रहा है, समझे आप। अभी अपन जो है उस स्थिति में नहीं है कि शिकायतकर्ता को अपन बिल्कुल युधिष्ठिर मान लें, ऐसा नहीं है। इस समय स्थिति यह है कि चाहे वो दहेज विरोधी कानून हो और चाहे वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट वाला कानून है, ये जितने भी इस टाइप के कानून हैं इनका 90% दुरुपयोग हो रहा है। तो अच्छा, ऐसे विशेषाधिकार देने की बात, इस समय विशेषाधिकार दे दिया गया आपने।
अब होगा क्या कि कोई छात्रा, आप ऐसे समझिए, कोई पढ़ने लिखने वाली छात्रा है जो कॉलेज में बड़ी बेचारी हम्बल बैकग्राउंड से है, पूरे 5-6 साल उसने हर सेमेस्टर में बड़ी मेहनत करी और वो टॉप कर सकती है। अब बिल्कुल कोई ऐसा छात्र जो बिल्कुल लंपट है, टपोरी है ना, ऐसे भी छात्रों का एक ग्रुप है ना, होता ही है, लंपट है, टपोरी है, और वो आता है इस वर्ग से, SC ST OBC वर्ग से, वो एक शिकायत लिखेगा उस लड़की। पहले तो वो उस लड़की को छेड़ाछाड़ी करेगा, उस छात्रा को, उसके लिए मान लीजिए उसने उसे प्रपोज किया उसको, अपन ऐसी जो कॉलेज में उसने प्रपोज होता है इस तरह की चीजें। उसने उस छात्रा को, पढ़ने वाली छात्रा को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया। ठीक, लड़की ने मना कर दिया। वो लड़का जो है UGC सेल को, इक्विटी स्क्वाड को एक शिकायत करी उसने कि इसने मुझे जाति आधार पर, या मुझे लगा, कोई इंस्टांस भी नहीं वो कहीं क्लियरली मेंशन कर रहा, वो बोला मुझे लगा कि ये लड़की जो है इसने मेरे प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मैं SC वर्ग से आता हूँ। बस आपको मालूम है UGC इस पर स्टेप लेगी कि इस छात्रा ने मेरे प्रणय निवेदन को या प्रेम के निवेदन को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि मैं SC वर्ग से हूँ या ST वर्ग से हूँ या OBC वर्ग से हूँ। तो UGC का वो जो इक्विटी स्क्वाड है उस छात्रा को 24 घंटे के अंदर, यदि उसका 2 दिन बाद अगर फाइनल सेमेस्टर का पेपर है, 24 घंटे के अंदर उसे सस्पेंड करेगा और 15 दिन के अंदर जांच पूरी करेगा। 15 दिन के अंदर जांच पूरी करके उस छात्रा को सदैव के लिए बर्खास्त कर देगा। ये है भारत में कानून की स्थिति, ये तो न्याय की स्थिति ये है। ये ऐसा नहीं हो गया जैसे मुगल साम्राज्य के टाइम पर हम अपनी औरतों की जो है आबरू बचाने के लिए उनको बचा के रखे, कैसे बचा के रखा। अब हमें कॉलेज में अपनी बच्चियों को भेजने में डर लगेगा कि आप अपनी 3-4-5 केस ऐसे होने तो दीजिए जब बच्ची को समझ ही नहीं आएगा कि एक दुष्चरित्र लड़का था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मेरी शिकायत कर दी और मेरी पूरी पढ़ाई जो मेरे पिताजी ने एजुकेशन लोन लिया था, ठीक, वो एजुकेशन लोन पिताजी के माथे चढ़ गया और उस लड़के ने उस बालिका का शिकार करवा दिया, उसका पूरा भविष्य चौपट करवा दिया। तो आगे चल के क्या होगा? आगे चल के डर के मारे सामान्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भेजने से डरेंगे। और ये यही चाहते हैं कि आरक्षण के द्वारा इन्होंने आपको चुनावी व्यवस्था से बाहर कर दिया, पॉलिटिकल आरक्षण के द्वारा इन्होंने आपको शिक्षा में जो आपकी मेरिट होती थी उससे बाहर कर दिया, से उसमें आपको रोजगार में भी मेरिट में बाहर कर दिया। ठीक, तो आपको रोजगार से बाहर कर दिया, अब आपको कॉलेज में आपको शिक्षा ही से बाहर कर दिया, शिक्षा से बाहर कर दिया। एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे क्या होता है कि अपने देश में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जी, जो पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, हाँ, उनके पास पैसा है, पावर है, सब चीज़ें हैं, हाँ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के ही होते हैं, लेकिन मेजर जो समाज का हिस्सा है वो होता है सीधा साधा। हाँ, सीधा साधा बेचारा जो पढ़ाई करती है, नौकरी लग गई, अपने जीवन अपना यापन कर रहे हैं। हाँ। अब इस तरह का सीधा साधा इंसान, उसको अगर आप गलत कानून से फंसा देते हो, आप उसके खिलाफ ST SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा करके फंसा देते हो, या इस तरह का UGC करके उसका कैरियर बर्बाद कर देते हो, प्लेसमेंट से बाहर करवा देते हो, ऐसी घटना के बाद वो हमेशा के लिए क्रिमिनल माइंडसेट का नहीं बन जाएगा। बन जाए। क्या वो नॉर्मल जीवन जिएगा? नहीं। अगर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया आपने। आप ऐसे समझिए कि ये जो कैंपस आते हैं, है ना, IIT में, IIM में, ये जो कैंपस आते हैं, ये मालूम है कैंपस दिसंबर को एक पर्टिकुलर डेट है, 1 दिसंबर से IIT में चालू होता है। 1 दिसंबर से IIT में कैंपस चालू होते हैं। अब 1 दिसंबर के पहले, एक दिन जब आप सब कुछ करके लग रहा है कि ये 5 कोई कंपनी आ रही है, कोई भी बड़ी कंपनी आ रही है, ठीक, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, कैंपस सिलेक्शन के लिए, और एक लिस्ट है जिनको पे उनको काम करना है, 15, 20, 50 लोगों की लिस्ट है, उस पर काम करना है। टॉप के 15-20 लड़के
जिनकी वहाँ जाने की संभावना है, ठीक, 24 घंटे पहले उनके विरुद्ध यूजीसी सेल को, यूजीसी इक्विटी स्क्वाड को शिकायत कर दीजिए। ST SC OBC वाले करेंगे ही, जैसे ही करेंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड हो जाएंगे तो आपकी जो 5 साल की डिग्री थी, जो कोर्स है ना, जो भी कोर्स था आपका, चाहे आप IIM में हो, चाहे आप क्लैट में करके आप लॉ की किसी बड़े उसमें पहुंचे हो, या आप IIT में हो, कहीं भी हो, आपको प्लेसमेंट के एक दिन पहले ये आपकी शिकायत करेंगे, आप वो उस वाली पूरी ड्राइव से बाहर हो जाओगे, और नौकरियां के लिए जो उपलब्ध माल होगा, भले ही वो एवरेज हो 40% वाला, फिर उसको कंपनी एंटरटेन करेंगी और आपका भविष्य बर्बाद कर। ऐसे ही नहीं यूजीसी को, आप जागो। मैं तो बड़े हाथ जोड़ करके छात्रों से निवेदन कर रहा हूं, आप जागो। आप ये मत सोचो कि हम भारत में नहीं, हम लंदन में हैं। वो आपको उस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि आपका प्लेसमेंट किसी कंपनी में हो जाए जो 3 साल आपको पुणे रखे, 2 साल बेंगलोर रखे, उसके बाद आपको UK और USA और कनाडा भेज दे। ये उससे भी आपको क्रॉस लगाने वाले हैं, इसलिए इसकी सीरियसनेस समझो आप। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समाज से मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट नौकरी करनी नहीं है। वो बोलते हैं हमें क्यों जाना है गवर्नमेंट नौकरी करने, ये जो यूजीसी हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो अपने पढ़ाई करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे और US में जाके सेटल हो जाएंगे। आप कैसे कर लोगे प्राइवेट नौकरी? नहीं कर पाओगे। आपका 4th ईयर प्लेसमेंट के पहले आपकी कंप्लेंट दर्ज करा करके आपका वही प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा। आप 1-2 साल तक अगर आप कॉलेज से निकल करके आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो कोई कंपनी आपको ढंग की लेगी नहीं। आपका करियर जीवन भर के लिए खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं आप अभी बहुत बड़े भूल में स्टूडेंट्स हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार मेरिट को नहीं देखती, भारत की व्यवस्था हमारे विरुद्ध हो गई है, तो हम तो कहीं और अपना जीवन यापन कर लेंगे। नहीं, यूजीसी के द्वारा ये आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ये इतनी मतलब इतना इनका सीरियस इनके रिपरकशंस आने वाले हैं, इतना नुकसान होने वाला है, जो आई थिंक मुझे लगता है कॉलेज के जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे। कोई क्यों नहीं रहा इस पर। सबसे बड़ी बात है कि आप जमीन पे आकर के रोड जाम मत करो। एक बात और बताइए कि अब इतना गलत, इतना अन्यायपूर्ण कानून बना, ठीक, इतना अन्यायपूर्ण कानून बना, उसकी जिम्मेदारी ओन करने कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है। ना सरकार तैयार है, कोई तैयार नहीं, ना मानव संसाधन मंत्रालय तैयार है, ना संसदीय कमेटी तैयार है, ना यूजीसी तैयार है। एजुकेशन मिनिस्टर को पता ही नहीं कि ऐसा हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये समझिए, आपके विरुद्ध इतना बड़ा अन्याय हुआ और पूरे देश में इसके विरुद्ध माहौल है, गहरा माहौल है, लेकिन जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ओन नहीं करी और बॉल खिसका दी न्यायालय के, कोर्ट के उसमें। इसमें अब मुझे ऐसा लगता है, क्या संभावनाएं हैं आपको कोर्ट की तरफ से? कोर्ट की तरफ से संभावना है कि कोर्ट सही जजमेंट लेगा, क्योंकि कोर्ट जो है, हमें कोर्ट से आशा रहती है। लेकिन अगर ये पार्टी एक चीज में एक्सपर्ट है, ये अपने जजेस फिट कर देती है। हाँ देखिए, अगर जज इन्होंने अपने तरह के फिट कर दिए, जिनको राज्यसभा का बाद में प्रलोभन दे दिया कि आप रिटायर हो गए, हम आपको राज्यसभा का सांसद बना देंगे। कई लोगों को ये प्रलोभन, मतलब आपको जो है जुडिशियरी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बची। एक रिस्क तो है, अब जुडिशियरी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। अब जुडिशियरी को सिद्ध करना है। आपके विरुद्ध भी देश में अविश्वास का माहौल बन गया है। तो ये जो जस्टिस है, जो न्याय है, भारत के हर नागरिक को न्याय मिले, है ना, रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ। अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कि वेलफेयर स्टेट के नाम पे रूल ऑफ लॉ का कचरा किया जा रहा है। वेलफेयर स्टेट कुछ नहीं है, ये पॉपुलिस्ट अप्रोच है, चुनावी। ठीक, तो वेलफेयर स्टेट का जो भाव है उसके लिए तो कोई डेफिनेट डेफिनेशन तो है नहीं, उसको पीछे कर दीजिए। इसमें और सबसे आगे आप रखिए, मेरा निवेदन है जुडिशियरी से, सबसे आगे रखिए आप रूल ऑफ लॉ बनाइए। हर देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिले। कानून तो उनका शोषण नहीं करे, अब न्यायालय, संसद ही शोषण कर रही है आधी जनसंख्या का। किस बात की संसद? इसका कारण है हुक्म, न्याय तब मिलता है जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो खड़ा होकर बोले, कम से कम बोले कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या हमने सवर्ण जाति के, जनरल कैटेगरी के, क्या हमने कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है हमारे, है ना? क्या हमने ऐसे MP सेलेक्ट करके नहीं भेजे हैं जो ठाकुर हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, भेजे हैं? और अगर वो पार्लियामेंट में
इन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो हमने क्यों ऐसे पार्लियामेंट में मेंबर्स भेज दिए हैं? देखिए, पहले भारत का पार्लियामेंटेरियन सिस्टम समझिए। इजराइल का पार्लियामेंटेरियन सिस्टम क्या है? इजराइल का पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऐसा है कि वो एक पूरी कंट्री की एक लिस्ट इशू करते हैं। एक पार्टी अपने पूरे जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हैं संभावित, उनकी एक लिस्ट, जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उनकी एक लिस्ट इशू कर देते हैं। वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज नहीं होती, क्षेत्रवार नहीं होती। अच्छा। वो क्षेत्रवार नहीं होती, वो एक लिस्ट दे देते हैं, हाँ। उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। उसका सीक्वेंस तय कर देते हैं ऊपर से नीचे तक। तो आपका जो परसेंटेज है, सबसे पहले उस परसेंटेज वाइज जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक वो जीतते हुए चले जाते हैं। अच्छा, पार्टी का उसमें कुछ रोल नहीं रहता? वो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के। अच्छा। ठीक, उनकी लिस्ट अलग आ गई, उनकी लिस्ट अलग आ गई, उस पर वोटिंग होती है। अच्छा। वो जो है वो क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रवार नहीं होती। अच्छा। तो वहाँ का भाव अलग है। वहाँ का भाव वहाँ तो कोई सब्जेक्ट आपने इशू किया उस पर होना है। यहाँ तो क्षेत्रवार है ना, क्षेत्रवार है। मतलब मुरैना जिले का लोकसभा सदस्य या अंबा दिमनी विधानसभा का कोई विधानसभा सदस्य, आप किसके प्रति जिम्मेदार हो? अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए। हाँ। आप पार्टी के लिए नहीं हो, नहीं जिम्मेदार, पार्टी के हाईकमान के लिए नहीं हो। हाँ। आप समझिए, बहुत बड़ी गलती इस देश में क्या हो गई है, हाई कमान बहुत स्ट्रांग हो गया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। भाई आप हाई कमान के लिए नहीं हो, आप अपनी संसदीय क्षेत्र, अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए हो। उनकी भावनाओं को आपको विधानसभा में या लोकसभा में रखना है। आपको अपने क्षेत्र के लोगों की भावना को रखना है। आप किसकी भावना रख रहे हो? आप रख रहे हो पार्टी की भावना, हाई कमान की भावना। पार्टी में कहाँ लोकतंत्र बचा? पार्टी में हाई कमान ने जो भाव तय कर दिए, बस वही वो। नहीं तो अनौपचारिक रूप से आपने अपना एक तय कर लिया है नागपुर में सीट, वहां से कुछ भावनाएं आ जाएंगी या कुछ दिल्ली से आ जाएंगी, उन पर सब लोग इसके लिए नहीं हो। मैं सारे सांसदों का नहीं तो मैं नाम ले लेके बोलूंगा। आप अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो अगर यूजीसी पर नहीं बोल रहे हो तो। पहला धर्म बनता है, आपका पहला राजधर्म बनता है कि आप दिल्ली के अनुसार नहीं चलो, अपने क्षेत्र के अनुसार चलिए ना आप। भाई जिन्होंने जिता के भेजा, नहीं तो ये सिस्टम खत्म करिए। अगर आपको हाईकमान कल्चर करना है तो आप ये सारी जो लोकसभा क्षेत्रवार है इसको खत्म कर दिए। आप 545 की एक लिस्ट निकालिए पूरे। हमारा देश जो भारत है वो इजराइल की तुलना में बहुत बड़ा है। नहीं, जो भी है पैटर्न है भाई, या तो वो पैटर्न चुन लो। हाँ। अगर आपने ये पैटर्न चुना है तो इस पैटर्न के प्रति ईमानदार रहो। क्या ये यूजीसी पर क्यों नहीं बोल रहा है? कोई भी एमपी नहीं बोल रहा है। क्या कानून पर बात करने की दम नहीं रह गई? अच्छा, इसमें आप एक बात समझो, कानून पर लोकसभा विधानसभा का काम क्या है? डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, ठीक है ना? ये एकता जिंदाबाद के नारे लगाना नहीं है। आपका काम मालूम है क्या है? आपका काम है सिर्फ विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है सिर्फ कानून बनाना और बजट पर नजर रखना। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, ठीक? ये विधायक निधि और सांसद निधि का चुग्गा पहन करके जो जनता को आपने एक तरफ कर दिया है, ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है अब इसीलिए तो यूजीसी जैसे बड़े कानून बन जा रहे हैं, बड़े बिल आ जा रहे हैं, संसद के द्वारा लाए जा रहे हैं, ठीक? इसमें और इसमें सांसदों का कोई से नहीं है। इसमें एक और प्रॉब्लम है। चलो, ये पार्टी एक पर्टिकुलर पार्टी है, उसने ये बिल लाया। अभी किसी भी पार्टी का एमपी नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ। तो कुछ गिने चुने एक दो लोग शायद बोल रहे हैं, लेकिन अगर जनरली क्या होता है कि अगर इसके अंदर कुछ कमी है, सरकार ने एक बिल लाया जो कमी है, तो कम से विपक्ष तो बोले। हाँ, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब आज की डेट में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ना तो पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, हम भारत देश के ही नहीं हैं। ये असल में लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के नाम पे ये समझ लीजिए कि छद्म लोकतांत्रिक ब्लैकमेलिंग लागू हो गई है। बिल्कुल। एक वर्ग है, उससे आपके विधायक सांसद या आपकी
आपकी एग्जीक्यूटिव है ना, आपकी एग्जीक्यूटिव, आपका मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय इतना डरने लगा है, कितना डरने लगा। डरने लगा है। तो ये डर से कैसे राष्ट्र चलेगा? और भारत जैसा राष्ट्र, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतना इतना सौभाग्यशाली राष्ट्र, और जिसका इतिहास ये इतना शौर्य और ऊर्जा और ओज से भरा हो, वो तो ऐसे नहीं चल सकता। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया ही है, सो कॉल्ड, है ना। क्या डेमोक्रेटिक है? अब वो ये अगर यूजीसी जैसे कानून आ गए तो डेमोक्रेटिक है? ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। एक पर्टिकुलर, ये तो पॉपुलिस्ट अप्रोच पे चलने वाला है। अपीजमेंट पहले होता रहा, रिलीजियस अपीजमेंट होता रहा, अब होने लगा कास्ट बेस्ड अपीजमेंट। तो ये तो अपीजमेंट है इसमें जी। तो कैसे करें अब तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट, 2-3 पॉइंट और हैं, वो भी कवर कर लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं, जल्दी कवर कर लेते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि जो इक्विटी कमेटी है, इसमें लिखा है कि 24 घंटे में, देखो ये लिखा है, ये देखिए लिखा है 24 आवर्स। ये बड़ा करके दिखा देते हैं ये इसको। देखिए। अब आप देखिए ये 24 ये जो इक्विटी कमेटी है, ये आपको कितनी देर में सस्पेंड कर देगी? 24 घंटे में। मानिए आपके परिजन, आप कोई भी बच्चा हो जो पढ़ता हो, उसके विरुद्ध अगर शिकायत कर दी SC ST OBC के छात्र ने, तो सबूत नहीं देना है उसको, सबूत नहीं देना है। हुक्म इसमें एक वर्ड और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। 24 घंटे के 24 घंटे तो है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो वर्ड क्या है देख लेते हैं। ये वर्ड ये है, एक्शन। ये देखो क्या लिखा है, ये 24 घंटे में एक्शन लेना है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। 24 घंटे के अंदर क्या लेना है? एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एक्शन। और एक्शन क्या होने वाला है? एक्शन बाहर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको एग्जाम से रोक दिया जाएगा, उसको आगे प्लेसमेंट से रोक दिया जाएगा। इसमें एक्चुअली वर्ड होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन। हाँ, कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कंप्लेन आई है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लिखा है कि एक्शन लेना है कमेटी को, और उसके फिर 15 दिन बाद में डायरेक्टर एक्शन लेंगे। 15 दिन बाद में जो है डायरेक्टर एक्शन लेंगे। ये देखिए, ये 15 दिन लिखा है। अब ये जो है 15 वर्किंग डेज। ये देखिए, ये नहीं बाहर जाएगा। हाँ, ये तो ये 15 वर्किंग डेज, ये 15 वर्किंग डेज में इस कार्यवाही को पूरी करता है। अगर बच्चे के विरुद्ध कोई एक्शन हुआ, बच्चा कहीं दूर का है, 1000 किलोमीटर दूर रहता है, उसके विरुद्ध कुछ भी हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया गया, बेचारा अपने पेरेंट्स के पास जाएगा ना, 15 दिन में उसको नोटिस भी सर्व नहीं हो पाएगा। 15 दिन में उसको नोटिस भी सर्व नहीं हो पाएगा। वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आके उस जांच को अटेंड भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, इतने दिन में, इसमें एक इंपॉर्टेंट दिन में उसकी ये समयावधि पूरी हो जाएगी, और उसके सस्पेंशन को बर्खास्तगी में करके उसको परमानेंट सजा दे दी जाएगी। एक और चीज ये है कि जनरली कॉलेजेस में कैसे सबूत आते हैं? रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग। AI का जमाना है आज। क्या उस रिकॉर्डिंग को हमें लैब में टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा ना, तो तभी तो साबित होगा कि ये रिकॉर्डिंग सही है। आज की डेट में तुरंत रिकॉर्डिंग करके कुछ बनाया जा सकता है। अगर हम लैब में सैंपल भेजते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग का, वो चेक होकर के, सैंपल चेक होकर आने में 15 दिन तो कहीं भी नहीं पता चल रहा है। ये जो लीगल मैटर्स हैं, इसमें FSL लीगल मैटर्स हैं, इसमें FSL की जो लैब है वो वैसे ही इतनी ज्यादा बिजी रहती है, ओवरबर्डन्ड है कि उससे ये अपेक्षा करना कि 15 दिन में वहाँ से जांच आ जाएगी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। ये जो कमेटी होगी, जिसमें उसी कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, उसी कॉलेज के होंगे, उस शिकायतकर्ता की कम्युनिटी के ही लोग होंगे, उसकी ही जाति के लोग होंगे, वो बायस्ड होंगे, 100% बायस्ड होंगे, वो बायस्ड होंगे। और AI में कुछ भी बना दिया, AI में तो कुछ भी बन सकता है, और इतनी फाइन तरीके से बन सकता है। अगर उसको नहीं भेजा गया FSL, तो क्या होगा? FSL भेजना ही नहीं, 15 दिन के अंदर वो ही दे देंगे और सजा हो जाएगी। आपके बच्चों को पढ़ाई से रोकने का षड्यंत्र है ये। मैंने जैसे अभी कहा था कि अगड़ों को पिछड़ा नहीं बना पाए तो नहीं, और इनकी कोशिश है पिछड़ों को अगड़ा बनाना था। तो आप एक चीज देखिए, बहुत विशेष बताऊं आपको कि आपने एक चीज देखी, अगर इनकी पॉजिटिव अप्रोच होती तो टर्म्स कैसे डिजाइन नए इंट्रोड्यूस किए जाते अगड़ा, नव अगड़ा, है ना, मध्यम अगड़ा, पूर्ण अगड़ा, ऐसे शब्द होते ना अगर आगे बढ़ता समाज। ठीक,
शब्द कौन से नए हो रहे हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा। अति पिछड़ा। ठीक, हाँ, तो आप समझिए कि अति पिछड़ा शब्द आया मतलब आप किस दिशा में और अधोगति में जा रहा है समाज। आप ही पिछड़ा के बाद क्या डिजाइन किया आपने वर्ड? अति पिछड़ा। दलित के बाद आपने नया वर्ड क्या डिजाइन किया? महादलित। महादलित। अब महादलित मतलब आपकी पूरी कोशिश है कि पिछड़ा और पिछड़ा और पिछड़ा और पिछड़ा महसूस करे अंदर से। जब तक वो जितना ज्यादा वो पिछड़ा महसूस करेगा उतना वो आपके लिए लाभदायक है, उतना वो आपको वोट भी डालेगा ना, इतना डालेगा। इसलिए आप उसे महसूस करा रहे हो कि आप पिछड़े हो, कि आप पिछड़े हो। पहले आप पिछड़े थे, अब आप अति पिछड़े हो गए हो। ठीक, पहले आप दलित थे, अच्छा ये अब आप कहानी महादलित हो गए। नहीं, कहानी रच दी जाती है 3000 साल से, 5000 साल से अन्याय हो रहा है। अच्छा दूसरी बात बताऊं, एक मैं यूजीसी में जो फैक्ट है, भारत का फैक्ट बताता हूं कि दिल्ली के आसपास के विश्वविद्यालय, ठीक, आगरा, मथुरा, हरियाणा, इसके बाद हरियाणा के विश्वविद्यालय, पंजाब के, ठीक, थोड़ा थोड़ा आप मान लीजिए कि भरतपुर, राजस्थान बॉर्डर के भी जा सकते हैं। ये जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ ओबीसी जातियां जो हैं, ओबीसी जातियां, ठीक, जाट हो गए, गुज्जर हो गए, ठीक, ये जो जातियां, यादव हो गए, ये जातियों के गांव हैं इन कैंपसों के आसपास। और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ये इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है रीजनल, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में इनको है। सामाजिक सपोर्ट भी है, आर्थिक भी भाव से भी ये जो है इनके, कॉलेज में थार से आते हैं वो लोग, फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ी से आते हैं, स्कॉर्पियो जी वैगन से आते हैं। हाँ, देखिए वो जो भी हैं छात्र, उनका उस कम्युनिटी से जो छात्र आते हैं वो सच्चाई देखिए, जो व्यवहारिक है वो बात करेंगे अपन। वो क्या करते हैं कि क्योंकि वो लोकल है, दिल्ली एनसीआर के पास का मामला तो आपको मालूम ही है, वहाँ कैसे छात्र आते हैं। ठीक, मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन उसमें बहुत सारे दबंग होते हैं, बाहुबली भाव के होते हैं। अगर कोई इस कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति समाज का वो कॉलेज में गुंडागर्दी कर रहा है, किसी कॉलेज में खुलेआम अभी भी करते हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाएगा अब। तो उसके खिलाफ अब एक्शन नहीं हो पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में नहीं हो पाएगा। ठीक, आसपास की और भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इनमें जाट, गुज्जर, यादव, ऐसी, देखिए मैं स्पेसिफिक, क्योंकि ये इनके आसपास बसे हैं, ठीक है, होगा कि इनके खिलाफ, इनमें से बाहुबली आते हैं ना, लेकिन इनके खिलाफ तो शिकायत भी अब नहीं ली जाएगी। और जो डेटा है अभी तक का, वो डेटा पुरानी जो आत्महत्याओं की भी जो कॉलेज कैंपसों में जो प्रकरण आए हैं, इनमें मालूम है क्या है कि इनमें जिन पर अपराध पंजीबद्ध हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी के ज़्यादा लोग हैं, जिन्होंने एससी वर्ग के छात्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उसमें बहुत बड़ी संख्या, तो इसका नुकसान तो एससी वर्ग को और एसटी वर्ग को हो गया है। बहुत बड़ी संख्या ओबीसी की है। अब ओबीसी को आपने क्लीन चिट दे दी, ओबीसी के विरुद्ध अब यूजीसी में शिकायत नहीं हो सकती, तो इसका नुकसान जो है एसटी एससी को हुआ ना, इसका नुकसान तो हो गई ना। अब वो आपका शोषण कर ही रहे हैं। वो तो पुराना उदाहरण है, ठीक, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो आपका शोषण कर रहे हैं, आपको आत्महत्या के लिए मजबूर भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी शिकायत नहीं कर पाओगे। तो यूजीसी तो एससी एसटी के छात्रों के विरुद्ध है, ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरी चीज क्या होने वाली है, यूजीसी में जैसे ही ओबीसी को एससी एसटी के साथ शामिल कर दिया, आगे चल करके सेम पैटर्न जो है ना एट्रोसिटी एक्ट में लागू होगा। वहां पे भी ओबीसी ऐड हो जाएगा, वहां भी ये पॉकेट जो है उनके साथ बना दी जाएगी। तो ये जो यूजीसी है, आज जो अपन ने समझने की कोशिश करी, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है सारे छात्रों से। और सारे जो भारत को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो पब्लिक में आकर के सच्चाई रखते हैं, ठीक, अब क्या इस सरकार से क्या उम्मीद करें, लेकिन एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहिए। ठीक, आपका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। अस्तित्व, एक दो पॉइंट और है, अपने व्यक्तिगत जो है ना, वो स्वार्थ मत देखिए कि कौन से मंत्री जी मेरे निकट हैं। हाँ,
कहाँ से मेरे व्यक्तिगत हित पूरे होते हैं, इसको एक सारे तरफ रख पॉइंट्स दीजिए। लगभग कवर हो चुके हैं जी। लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला, एक तो हम कोर्ट से आशा रख रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, वो हम देख लेंगे। दूसरा, हम आशा रख रहे थे सेकंड नंबर पर कि हमारे जो एमपी आप हैं, तो जागृत करिए, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी यूजीसी पे अध्ययन कर रहे हैं, अपने घर वालों को खटखटाइए, सबको जागृत करिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को जागृत करिए, अपने रिश्तेदारों को जागृत करिए, अपने स्टाफ को जागृत करिए। आप एक बार बड़ा जागरण कर दीजिए, फिर ये संख्या जो है ना, जब आपको जनता में आंदोलन लेके जाना पड़े, ये संख्या 10-20 लाख से कम नहीं होना चाहिए। भले ही 6 महीने बात करो, 1 साल बात करो, 10 लाख लोग निकलने पड़ेंगे, तब ये गूंगी बहरी सरकार को सुनाई देगा। फिर वो आपका तुष्टीकरण करने लगेगी। यही रास्ता है बस। मतलब कम से कम तब तक जो है डिजिटली ही लोग अपना प्रोटेस्ट करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, वो डिजिटली जो है आप बताओ कि देखो ये दिक्कतें चल रही है, ये इसमें कमियां हैं। जिस प्रकार हमने पूरा गहन अध्ययन किया है, पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, कम से कम कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ों को जो है डिजिटली लाएँ, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें।